तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर यह सबसे पहला और बड़ा ओपिनियन पोल आपके सामने है। कुल 543 सीटों का लेखा जोखा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल 24 में क्या मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर विपक्ष मोदी की हैट्रिक को रोक देगा? क्या बीजेपी 400 पार पहुंचने वाली है या फिर इंडिया गठबंधन कोई कमाल कर देगा? हर इस सवाल का जवाब सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ों के जरिए एक के बाद एक राज्यों का नंबर दिखाकर आपके सामने हम रख रहे हैं। अभी तक दक्षिण के वो दो राज्य जहां इस वक्त शासन कांग्रेस का है, एक कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, उसकी तस्वीर आपके सामने आ चुकी है और स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। धीरे धीरे कर जैसे जैसे हर राज्य का नंबर खुलेगा वो राज्यवार हिसाब से नंबर स्क्रीन पर आपके सामने आता चला जाएगा और जुड़ते हुए पूरा नंबर, टोटल नंबर, ये ऊपर जो टॉप बैंड आप देख रहे हैं यहां जुड़ता चला जाएगा। अब उस राज्य की बात जहां मामला सीधे सीधे आर पार का कांग्रेस और बीजेपी के बीच, हिंदी हार्टलैंड वाला वो राज्य जहां विधानसभा चुनाव में माना यह जा रहा था कि साहब कांग्रेस ही रिपीट होने वाली है, लेकिन बीजेपी ने कर दिया खेल और कमाल ऐसा कि कमल खिल गया। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूं। सीधे आपको लेकर चलते हैं उस बड़े आंकड़े नंबर के लिए पूजा के पास। धन्यवाद रोमाना। देखिए, अभी तक हमने दर्शकों को दो राज्यों का नंबर, दो राज्यों का आंकड़ा उनके सामने रखा, कर्नाटक और तेलंगाना का। बारी है छत्तीसगढ़ की, लेकिन जो दर्शक बिल्कुल अभी अभी एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से यह आंकड़ा जल्दी से हम दर्शकों के सामने रख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर आप देख लीजिए, बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी और जेडीएस को यहां पर 22 से 24 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में यहां पर 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अदर्स के खाते में 0 सीटें। तो यह है कर्नाटक का सी वोटर सर्वे जो यह कहता है कि बीजेपी के पास 22 से 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी और जेडीएस के पास। अब देखिए, अगला जो राज्य था तेलंगाना, यह भी दक्षिणी राज्य है जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव का यह आंकड़ा सी वोटर सर्वे क्या कहता है, यहां पर किसको कितनी सीटें मिलती नजर आती हैं। जल्दी से उसका नंबर, उसका आंकड़ा भी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। तेलंगाना में आप फटाफट से देख लीजिए, बीजेपी के पास यहां पर 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में यहीं पर 8 से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीआरएस के खाते में यहां पर 3 से 5 सीटें और अदर्स के पास 1 से 2 सीटें। तो बीजेपी के पास यहां पर 1 से 3 सीटें, कांग्रेस के पास 9 से 11 सीटें। ये जो आपने आंकड़ा देखा है ये तेलंगाना का है। अभी तक कर्नाटक और तेलंगाना, इन दो दक्षिणी राज्यों के आंकड़े हम आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन अब बारी है छत्तीसगढ़ की, वो हिंदी राज्य जहां पर विधानसभा का चुनाव जीता इस बार बीजेपी ने, लेकिन लोकसभा चुनाव का आंकड़ा सी वोटर सर्वे क्या कहता है वो आपके सामने रखेंगे। तो अब बारी छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपको दिखाने की है। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं लोकसभा की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो बंपर जीत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली थी, लेकिन 19 में खेल पलटा और लोकसभा में 19 में बीजेपी ज्यादातर सीटें लोकसभा की जीतने में कामयाब रही। इस बार क्या होने वाला है? छत्तीसगढ़ का वो बड़ा नंबर, ओपिनियन पोल का आंकड़ा सीधे लेकर चलते हैं पूजा के पास। धन्यवाद रोमाना। देखिए, सबसे पहले हम दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं। ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का जतमई मंदिर है, जहां पर माना जाता है कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ वासी लोकसभा चुनाव में किसकी मनोकामना को पूरा करते हैं? आइए, सी वोटर सर्वे का आंकड़ा क्या कहता है आपके सामने। वोट परसेंटेज 55% लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट शेयर यहां पर मिल सकता है। 55% लोगों का वोट शेयर बीजेपी को जा सकता है। छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल में, सी वोटर सर्वे में यह सामने आया, 55% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 37% यानी कि 37% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में और 8% अदर्स के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने बाजी मारी है, वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में भी 50 से ऊपर यहां
पर बीजेपी जाती नजर आ रही है। अब देखिए, सीट शेयरिंग की बात करते हैं, सीटों की बात करते हैं। बीजेपी के खाते में 9 से 11 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीटें, अदर्स के खाते में 0 सीटें। देखिए, लोकसभा की कुल सीटें जो है छत्तीसगढ़ में वो है 11 और बीजेपी के खाते में 9 से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 50% से अबव, और अगर आप सीटों के लिहाज से देखेंगे तो 11 कुल सीटें और 9 से 11 सीटें बीजेपी के ही खाते में लोकसभा चुनाव में जाती हुई नजर आ रही हैं। रोमाना, सीटों के लिहाज से यह आंकड़ा बता रहा है कि कांग्रेस कहीं मुकाबले में यहां पर नजर आ नहीं रही। बीजेपी को 55% वोट शेयर मिल सकता है, जो अभी तक का बीजेपी का सबसे बड़ा वोट शेयर होगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस 37% वोट शेयर ही 24 लोकसभा चुनाव में हासिल कर पाएगी, जो अभी जो विधानसभा चुनाव खत्म हुए उसके मुकाबले भी और घटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को महज 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को आप देख रहे हैं 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान। और हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता सुजाता जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सुजाता पॉल जी का रुख करेंगे। सुजाता जी, मतलब ये तो 2024 में भी 2019 रिपीट होने वाला है। कांग्रेस है ही नहीं कहीं लोकसभा की चुनाव की लड़ाई में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने। आपने जो आंकड़े दिखाए हैं वो सीधा ये दिखा रहे हैं कि जो अभी चुनाव हुए हैं उसके आसपास इस आंकड़े को आपने लिया है। लेकिन अगर वोट शेयर की बात आप करते हैं तो भी जो वोट शेयर हमारा अभी विधानसभा के चुनावों में हुआ था, अगर उसको ही देखें तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय में रुकना भी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स जब डिक्लेयर होंगे और उसके बाद जो हमारी रणनीति होगी उसके तहत जो लोगों का मत होगा उसमें बदलाव होने की निश्चित संभावना है। क्योंकि जब आप गलतियां करते हैं ना तो आप उन गलतियों को सुधारते हैं और वही हमें करने की अब जरूरत है। नहीं, लेकिन कैंडिडेट जब आप डिक्लेयर करेंगी तो भाई कैंडिडेट तो बीजेपी भी डिक्लेयर करेगी, और रणनीति अगर कांग्रेस बनाएगी तो रणनीति तो बीजेपी भी बनाएगी। और पिछली बार तो कांग्रेस जीती थी और बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि 11 के 11 नए लोकसभा के लिए उम्मीदवार उतार दिए थे, और उस रणनीति ने इस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाया था कि बीजेपी 11 में से 9 सीटें जीत गई थी। ऐसे में इस बार जो कांग्रेस कह रही है के शर्मा जी कि चेहरों से, उम्मीदवारों के और रणनीति से अपनी बीजेपी को मात दे देगी, तो सर मुमकिन तो है। पिछली बार बीजेपी ने यही किया था कांग्रेस के साथ, है मुमकिन? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सुजाता जी ने अभी जो बात कही। पहले तो मैं आंकड़ों पे बता दूं, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा। जी सर, ठीक है। आप अपनी बात देखिए, रखते रहिए। पिछली बार हमें जो है लोकसभा में 2019 में लोकसभा में हमें 51.44% मिला था। आप उसमें 4% की और वृद्धि बता रही हैं, 51 से 55, और कांग्रेस को 41% वोट मिला था, उसको घटा के 4% तो कम जा रही है। मैं आपके आंकड़ों पर ही बात कर रहा हूँ, तो मैं 2019 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, 2000 लोकसभा। और यदि आज की डेट पे लोकसभा में देखें, जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो रोमाना जी 38 सीट हम बढ़े हैं और कांग्रेस 38 सीट घटी है। 38 सीटों का डिफरेंस है, वो है। हम 15 में थे, 15 से बढ़ के हम 54 गए। तो वहाँ की जनता का क्या जो इस समय मनोभाव है, इसको समझा जा सकता है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जो है गलतियां हम सुधारेंगे, तो भूपेश बघेल को सीएम बनाना आपकी क्या गलती थी, जो इस बार आपने उसको प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं बनाया? यही सुधार किया है ना आपने। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ये सिंहदेव चुनाव हार गए, ये आपकी गलती है। एक मिनट। और किसको बनाया आपने? हाँ। फिर से उसी चरणदास महंत जी को, जो कि पिछले 3 बार से इनके वहां के अध्यक्ष रह चुके और चुनाव हारे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, आप लॉजिक भी दीजिए तो थोड़ा ढंग का। और हमारी ओर से मैं केवल एक बात कह के समाप्त करता हूं कि जैसे ही रोमाना जी हमारी सरकार वहां पर बनी है, 18 लाख मकान जो बनने थे, पक्के मकान, जिसको भूपेश बघेल जी ने रोक के रखा था, पहले कैबिनेट की उसमें हमने निर्णय किया 18 लाख मकान बनाने का, और उसका पैसा अलॉट कर दिया। दूसरा,
21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपया का जो हमने रेट दिया उसका भी हमने अमाउंट की घोषणा कर दी और खरीदी को चालू कर दिया। 2 साल का जो बोनस था, बोनस के लिए 2000 करोड़ रुपया सैंक्शन करके पहले कैबिनेट में क्लियर किया है। यही नहीं, 1200 करोड़ रुपए महतारी बंधन जो हमने 58 लाख फार्म भराए उसके लिए अनुपूरक बजट अभी पहले ही कैबिनेट उसमें बैठक में तय हुआ है। इसी के साथ एक आंकड़ा और कहता हूं, 2500 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता का वो भी हमने अपने वहां पर दे दिया है, पहले उसका घोषणा कर दिया, अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। ठीक है, जल्दी से सुजाता जी, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे रिएक्शन लेना है और मेहमानों से। ठीक है जी बिल्कुल। देखिए, जब देश के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखें और अभी अभी विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए, तो अगर दोनों चीजों को आप जोड़कर देखेंगे तो ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त लोगों का जो मूड है वो उसी मोमेंटम में है, लेकिन वो मोमेंटम अब टूटेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे आई है, भूपेश बघेल जी के ऊपर तो ये बड़ा सारा सवाल उठा रहे हैं कि उनको ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, लेकिन हम जानते हैं कि रणनीति के तौर पर आपने भले ही लोगों को वहां खड़ा कर दिया, लेकिन वहां पर धान के बढ़ी हुई जो खरीद के दाम इन्होंने कहे थे उस पर वो कितना खरा उतरेंगे और अन्य जो समस्याएं हैं उस पर ये कह दूं कि फिलहाल जिस मोमेंटम का आप जिक्र कर रही हैं वो मोमेंटम ऐसा है कि कांग्रेस का ग्राफ और नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है अभी जो विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज रहा है, और बीजेपी का ग्राफ जो है वो और ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है अभी जो विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज रहा है। ठीक है, अब मैं जरा जल्दी से दर्शकों को वो आंकड़ा दिखाती हूँ, और ये जो आंकड़ा है, एक तो आज ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो सामने निकल कर आ रहा है वोट परसेंटेज का, और इससे पहले जो 2 चुनाव हुए हैं जिसमें एक 2019 लोकसभा चुनाव है और फिर अभी हाल में ही जो 2023 विधानसभा चुनाव हुआ है। देखिए आंकड़ा आपके सामने, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि अभी बीजेपी को 46.27% वोट शेयर मिला है, मोमेंटम बढ़ता हुआ 55% वोट शेयर मिल सकता है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है 24 लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले देखिए करीब 4% के आसपास का ये जंप बीजेपी को वोट शेयर में ओपिनियन पोल ये बता रहा है। और कांग्रेस देखिए आप 41% के आसपास जो 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट परसेंटेज मिला था तब की, जबकि कांग्रेस को बंपर जीत मिली थी वहां छत्तीसगढ़ में। इस बार 2023 में जब कांग्रेस बुरी तरीके से छत्तीसगढ़ में हारी है तो वो वोट परसेंटेज 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे घटेगा, ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर 37% पर आकर टिक जाएगा। ऐसे में आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये बता रहा है कि साहब ये फासला बढ़ता हुआ कांग्रेस और बीजेपी के बीच। शुक्ला जी, मैं आपके दोनों आंकड़ों से सहमत हूं, और जो आंकड़े की आप बात करें, पिछले 6 चुनाव देखिए आप छत्तीसगढ़ का, तो आप पाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजन के पहले भी और विभाजन के बाद भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है पहली बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें गंवाई हैं, नहीं तो उसका 10 का आंकड़ा लगातार 4 से 5 चुनावों तक बना रहा है छत्तीसगढ़ में। जहाँ तक वोटा परसेंटेज की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में 45% से नीचे कभी नहीं गया, और कांग्रेस का लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 43% से ऊपर कभी नहीं गया। तो आप वोट परसेंटेज की यदि आप बात करेंगी तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी का 2018 के विधानसभा चुनाव में जो 33% था वो बढ़ के 51% हुआ है, तो और 49% जो है लोकसभा में था। तो 55% का फासला पार करना मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल होगा। तो सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। जेपी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी, और उनसे जानते हैं कि ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है छत्तीसगढ़ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल वाला, उस पर रायपुर के लोगों की राय क्या है? बिल्कुल रोमाना, इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब पे मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि 2019 में बीजेपी जो है 9 सीटें जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी। इस बार अब जो है परिस्थितियाँ अलग हो गई हैं। उस वक्त जो है सरकार कांग्रेस की थी, अब जो है सरकार बीजेपी की आ गई है। क्या लगता है इस बार 11 की 11 सीटों पे किसका असर रहेगा? 2018 में 15 सीट हमको विधानसभा में मिला था, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 9 सीट हम जीते हैं। इस बात का सूचक है कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी को जनादेश उस समय भी दिया था, और अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन चुकी है। तो ये हमारा लक्ष्य था कि यहाँ पर पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी और पूरी की पूरी 11 की 11 सीट
हम मोदी जी को गिफ्ट करेंगे। मोदी जी की जो गारंटी है उस पर हमने चुनाव लड़ा है और वो गारंटी का क्रियान्वयन होना प्रारंभ हो गया है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश यहाँ पर भगवामय और मोदी में हो चुका है। लेकिन जनता को तो इंतजार है, मोदी जी की गारंटी में बहुत तमाम वादे किए गए हैं, उन वादों को अभी 6 महीने के अंदर आप अगर पूरा करेंगे तभी लोकसभा में फायदा मिल पाएगा। पूरा करने की शुरुआत हो गई है, विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, अनुपूरक बजट लाया गया है, किसानों को बोनस भी दे रहे हैं, धड़ाधड़ फैसले हो रहे, 3100 में धान की खरीदी भी हो रही है, महतारी वंदन का भी ड्राफ्ट हमारा तैयार है। लोकसभा चुनाव के पहले पहले जो बातें हमने की है मोदी जी की गारंटी को 100% क्रियान्वयन किया जाए। क्या लगता है आपको, आप बताइए कि जिस तरह से जो है कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई है, क्योंकि 2003, 8, 13 की भी बात की जाए तो सबसे बड़ी हार इस बार कांग्रेस की हुई है, उसका क्या लगता है फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से भी कमज़ोर हुई है और जिस प्रचंड बहुमत से वो पिछली बार सत्ता में पहुंची थी उसका धीरे धीरे पतन हुआ। उसने अपनी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने के बाद उसके क्रियान्वयन पे ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं का समायोजन नहीं हुआ और 2013 में झीरम घाटी होने के बाद भी कांग्रेस के अंदर जो संगठनात्मक रूप से जो कॉन्फ्लिक्ट थे वही कॉन्फ्लिक्ट पूरे तरीके से 2023 में भी दिखते रहे और कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, संगठनकर्ताओं को, पदाधिकारियों को छोड़कर चल रही थी। एक क्या लगता है इस बार जो है बीजेपी का जो वोट बैंक है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा और कांग्रेस का और नीचे जाएगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को जो विधानसभा में हर समाज और जाति से जो मत प्राप्त हुए हैं उनमें बढ़ोतरी होती दिख रही है। ये बताइए कि लगातार जो है राहुल गांधी यहाँ पर आए, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता आए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। जिस तरह से कांग्रेस कर रही थी 75 पार, लेकिन लगातार बहुत बुरी हार हुई। देखिए, किसी भी चुनाव प्रक्रिया में हार या जीत तो चुनावी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। आप देखिए कि 2018 की मैं आपसे बात करूं तो बीजेपी के भी बहुत दिग्गज नेता और मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ में आए थे और बहुत बड़े बड़े दावे उन लोगों ने किए थे, पर बीजेपी का सुपड़ा छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2018 में साफ हो गया था। मैं आपसे बात करता हूँ एग्जिट पोल की। पहले तो एबीपी की टीम ने जिसने एक सर्वे किया, आप लोगों ने मेहनत की, उस चीज़ की सराहना करता हूँ। पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो एग्जिट पोल होता है साहब, वो एग्जिट पोल कभी नहीं होता। आप देखिए 2018 में कौन सा ऐसा एग्जिट पोल था जिसने बोला था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, पर सरकार आई। उल्टी बात भी मैं आपसे करता हूं कि अभी आप देखिए हर एग्जिट पोल, किसी भी चैनल का, कोई भी मीडिया पोर्टल का आप एग्जिट पोल देखेंगे, कार्यकर्ता लगातार नाराज है कांग्रेस का। लगातार हम फील्ड पे जाते हैं, बात करते हैं, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई, जिसके कारण से एक बड़ी हार हुई है। उसका असर सीधा सीधा लोकसभा में देखने को मिलेगा। पिछली बार तो 2 सीटें मिल गई थी कांग्रेस को, इस बार लोगों का कहना है कि वो भी बड़ा मुश्किल जाएगा। देखिए, ये सारी जो बातें होती है कि अंतर कला और ये सारी चीज़ें हर पार्टी में होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और हमें यह आता है कि इन चीज़ों को कैसे सुलझाना है या कैसे सॉर्ट करना है। तो इस चीज़ का इफेक्ट बिल्कुल भी चुनाव पे नहीं आएगा। ये कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे क्या लगता है कि बेरोजगारी और युवाओं को जो तमाम मुद्दे थे उस पर फेल हुई कांग्रेस, जिसका असर जो है देखने को मिला, बड़ी बुरी हार हुई कांग्रेस? देखिए, जब विपक्ष एक मुद्दा उठाता है तो उस मुद्दे को पूरा करने के लिए और उस मुद्दे में आवाज़ में दम लाने के लिए कांग्रेस हमेशा उसमें एक साथ रहती है। आज यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो चरम पर है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये तीनों प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र में तो बेरोजगारी की बात कही थी, उस वादे को 5 साल का पूरा वक्त दिया गया, लेकिन 5 साल में बेरोजगारी दर कम नहीं किया गया, लगातार बढ़ती गई। देखिए, अगर आप देखेंगे इसको रिकॉर्ड को उठाकर तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, जो हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार में ही रही। पर यहाँ पर तो नुकसान क्यों मिला? अगर बेरोजगारी कम थी, युवाओं के लिए काम किया, तो नुकसान क्यों कम मिला? ये बताइए कि लगातार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, पीएससी घोटाला, यहाँ के कांग्रेस के तमाम जो नेता कह रहे हैं कि युवाओं को ध्यान दिया गया, लेकिन पीएससी एक बड़ा घोटाला था, पूरे देश में उसका देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में पदों की मंडी लगाई गई थी, सौदागरी हुई है, पदों को बेचा गया है और प्रदेश के युवाओं ने इस सरकार को जवाब दिया है। यहाँ मेरे कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि लोकतंत्र में हार जीत अलग विषय होता है। ठीक है, होता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के जब हमारे 15 सीट आई थी, हमारे कोई भी कार्यकर्ता ने इस्तीफा नहीं दिया था। 7 पूर्व विधायक और पूरे पार्टी में जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है, ये कांग्रेस के साथ साथ भूपेश बघेल की भी हार है। अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, किसी बड़े नेता ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं किया। ठीक है, आज तो ये कांग्रेस जमीन में से जो हालात है, ये आवाजें लगातार आप सुन रहे हैं। रायपुर की जनता क्या कह रही है, वहां के स्थानीय नेता क्या कह रहे हैं, मैं जल्दी से एक रिएक्शन अभय जी से लूंगी। अभय सर, अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वोट परसेंटेज का जो फासला था वो 10% के आसपास था बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल में सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि साहब ये फासला तो 18% पहुंच जाएगा।
जाएगा। और अगर 18% पहुंच जाएगा तो वो कुछ आवाजें आ रही थी ना ग्राउंड से कि साहब 11 की 11 सीटें बीजेपी के खाते में, तो इस बार तो लग रहा है सुपड़ा साफ ना हो जाए, एक और राज्य जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% पहुंच जाए। ये जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से ऐसा ही होगा जी। अगर आंकड़े रहे इसी के इर्द गिर्द आंकड़े रहे, थोड़ा बहुत 2-3% इधर उधर भी हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार का फासला रहा तो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी और 1-2 अदृश्य सीटें होंगी वो भी जीत लेगी। मैं मजाक में इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा फासला है, इसमें कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं जीत सकती, ठीक है, किसी कीमत पे नहीं जीत सकती। बिल्कुल 18% वोट शेयर का फर्क नजर आ रहा है फिलहाल सर्वे में। विजय सर, आपसे समझना चाहती हूं कि इसमें कहीं ना कहीं भूमिका, वो जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी ने यहां पर जीत के बाद किया कि आप आदिवासी सीएम दे रहे हैं, साथ में आप ओबीसी समुदाय से और सबसे बड़ा जो साव समुदाय है उससे एक डिप्टी सीएम देते हैं, दूसरा आप विजय शर्मा को वहां पर कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमान सौंपते हैं, तो कुल मिलाकर ये सारा गणित फिट बैठता हुआ और 24 में फायदा पहुंचाता हुआ। देखिए, दो चीजें, एक तो जितना बड़ा वोट डिफरेंस है वो अपने आप में है, उसके आगे कोई बात बचती नहीं, कोई तर्क नहीं बचता। दूसरी बात, पिछली बार जो कांग्रेस के सामने बीजेपी की हार हुई उसमें एक आदिवासी वोटों का बड़ा असर था कि वो उसे नहीं मिला था। इस बार वो आदिवासी वोट वापस आया और अब जब मुख्यमंत्री भी आदिवासी बना दिया गया और एक सोशल बैलेंस किया गया उस पूरी मिनिस्ट्री के अंदर, तो वो एक बड़ा फायदा होगा। तीसरी बात, जो विधानसभा चुनाव में हम अक्सर कहते रहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, तो वो वोट नहीं मिलेगा। उसके बावजूद वहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा नहीं दिया और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तब भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनावों में कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और आप जैसे कह रही हैं, 100% स्ट्राइक रेट वाला एक राज्य और जुड़ सकता है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यदि जो आप पहले दिखा रहे थे तेलंगाना, कर्नाटका, उसका नुकसान जो है उसको बैलेंस करने में भी थोड़ा सा मदद कर सकता है छत्तीसगढ़। और वहां पर भी कोई बहुत नुकसान तो नहीं हो रहा है? शुक्ला जी। नहीं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं, पहले भी कभी नुकसान नहीं रहा। आप 4 का चुनाव देखिए, 10 सीट जीती, फिर उसके बाद 4 के बाद आप 9 का देखिए, 10 सीट जीती, 14 में 10 सीट जीती। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके रही है और कभी भी उसका वोट परसेंटेज 45%, यानी जब कम वोट परसेंटेज था तो भी वो 40% वोट लेके, 55% पर वो मैं वही कह रहा हूँ, 40% वोट लेके 98 में, 2004 में वो 40% वोट लेके आगे बढ़ रही थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं 35%, 38%, 45%। मुझे बहुत दिलचस्पी हो रही है कि अभी हम यहाँ पर जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ के शर्मा जी कहना चाह रहे हैं, क्या और जोड़ना चाह रहे हैं शर्मा जी? ये सुनना बहुत दिलचस्प होगा। उसके बाद सुजाता जी मैं आपके पास आ रही हूँ। शर्मा जी, और क्या एड ऑन करना है आपको अभी? नहीं, क्लेम नहीं, मुझे तो अभय जी जिस ढंग से हंसी उड़ा रहे हैं, अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं, शायद उनको स्वीकार नहीं हो पा रहा है। वैसे अभी लोग विधानसभा चुनाव में भी इनको कभी स्वीकार नहीं था। सर, उन्होंने मजाक किया रेजमे का था, एक लाइटर वेन में अदृश्य सीट का था। शर्मा जी, आप बुरा मत मानिए, वो आपकी आलोचना नहीं थी। नहीं बंधुवर, बुरा मत मानिए, वो आपकी आलोचना नहीं थी, आपकी तारीफ थी। क्योंकि पिछली बार भी आप सोच सकते हैं, अभय जी आप तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे। पिछली बार भी हम 51% से वहाँ पर वोट लेकर आए, 50% से ऊपर। तो आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का किस लेवल का जनाधार है। मैं बिल्कुल स्वीकार करता था, मैं इस बार भी विधानसभा के समय में लगातार बोला हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना रही है। और मैं तर्क देता था कि यदि हमें ओपिनियन पोल यदि 15 सीट से बढ़ाकर 35 सीट दे रही है, 33 सीट दे रही है, मतलब डबल से ज्यादा दे रही है, 200% की वृद्धि है, तो ये सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और ये अंडरग्राउंड है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जब अंडर करंट बनता है तो वो कहां पर जाके रुकता है इसका कोई अंदाज नहीं होता। मैं लगातार आपके भी डिबेट आप जो एनालिसिस रख रहे हैं उसमें एक दूसरा पक्ष ये भी आ सकता है, ये जो अभी विधानसभा चुनाव और एंटी इनकम्बेंसी आप गिना रहे हैं, तो इस बात पर भी जरा गौर कीजिए कि यह विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के वोट परसेंटेज में, वो 4% के आसपास का ही है। लेकिन यहां हम लोग जिस बात को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं वो लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस और बीजेपी में फासला बहुत बढ़ गया।
18%, मतलब बीजेपी जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव में 55% वोट परसेंटेज लेकर बहुत आगे निकल सकती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसीलिए हम यहां पर एनालिसिस ये कर रहे हैं कि एक और राज्य छत्तीसगढ़ वो बन सकता है जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% पहुंच जाए, मतलब 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आ जाएं। सुजाता जी का मैं जल्दी से रुक कर रही हूं। और सुजाता जी, ये तब हो रहा है जबकि मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव में चली है, ऐसे में लोकसभा चुनाव में तो सुपड़ा साफ होने से क्या रोकेगा कांग्रेस का? तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर यह पहला और बड़ा ओपिनियन पोल लगातार आप देख रहे हैं। आंकड़े एक के बाद एक राज्यों के हिसाब से आपके सामने रख रहे हैं। अब तक 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपके सामने है। सबसे नया आंकड़ा जो हमने आपको दिखाया छत्तीसगढ़ का, जहां पर वोट परसेंटेज के लिहाज से बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले करीब 18% वोट शेयर गेन करती हुई नजर आ रही है। और सीटों के लिहाज से कांग्रेस का सुपड़ा सा लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में होता नजर आ रहा है। सीधे रुख करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से सुजाता पॉल जी, ब्रेक पर जाने से पहले जहां सवाल छोड़ा था, मोदी की गारंटी थी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई, अब तो चुनाव ही मोदी वाला है, तो अब तो फिर सुपड़ा साफ होना कांग्रेस का तय माना जाए? रोमाना जी देखिए, चुनाव जो होता है वो हमेशा देश का और जनता का होता है और जनता जनार्दन होती है। और अभी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी प्रचंड बहुमत मिली है, ऐसा नहीं है। पहले तो ये 15 पे पहुंच गए थे, अब अगर विधानसभा में ये 54 में पहुंचे तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब तक लोकसभा में तब से इनको फायदा हो रहा है। मगर जैसा कि मैंने कहा कि मोमेंटम जो है वो विधानसभा वाला अभी बना है, लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी थी कि वहां पर जो आपने दिखाया कि जो कार्यकर्ता है वो नाराज है। कार्यकर्ता नाराज जरूर है मगर कार्य करने को तत्पर भी है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जहां कोई गलती हुई है उनको तो ठीक करना है, लेकिन फिर भी अब हमारे को यहाँ पर कितनी बेहतरी होती है, क्योंकि हम सवाल तो मेरा वही है ना, आप जो बार बार रिपीट कर रही हैं कि साहब मोमेंटम ब्रेक कैसे होगा? चेहरा है नहीं, मुद्दा कोई चला नहीं, तो फिर ये मोमेंटम ब्रेक कैसे कर देंगी? सवाल तो यही है ना। रोमाना जी, आप चेहरे की बार बार बात कर रही हैं, यही तो बात है ना कि इस वक्त जो मुद्दे हैं जो जनता के सामने और जो कस्में खाई गई हैं, आपने देखा है कि जो धान खरीद है उस पर सरकार का क्या पक्ष रहा और अब क्या है। अब ओपीएस जो है वो लागू है छत्तीसगढ़ में, अब ओपीएस पर क्या रुख रहेगा, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डेंट भी करेगी और जनता का मूड आने वाले समय में बदलेगा भी, क्योंकि वो भी चाहती है। बीजेपी की तरफ से महतारी योजना गिनाई जा रही है, आप ओपीएस और धान की बात कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर वो 18 लाख आवास जो देने की बात है वो गिनाई जा रही है। और सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि अब देखिए चेहरे की बात आपको चुभ रही है, और अभी कुछ दिन पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो इसी चेहरे की बात को लेकर, चेहरे के सवाल को लेकर आप लोग बीजेपी को घेरते थे। के शर्मा जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। जेपी त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जरा जानते हैं 24 का चुनाव, जाहिर सी बात है देश का चुनाव है, जनता का चुनाव है, लेकिन क्या मोदी से अलग करके भी इस चुनाव को कोई देख रहा है आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, या फिर हकीकत यह कि 24 का चुनाव मोदी का ही चुनाव है? देखिए, एक बात तो तय है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और मोदी फैक्टर जो है वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में, क्योंकि विधानसभा चुनावों में तीनों राज्यों में देखा जाए तो मोदी की गारंटी ने काफ़ी काम किया है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो हमारे साथ कुछ नेता है, ये बताइए कि कांग्रेस भूपेश चेहरे पर चुनाव लड़ी लेकिन वो चेहरा फेल हो गया। कहीं ना कहीं जो है नेतृत्व परिवर्तन की बात आ रही है कि कहीं चेहरा बदला जाए। आप लोग चेहरे की बात करते थे और अब क्या होगा? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी तो वो किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ी, वो कैडर बेस्ड चुनाव लड़ी। उसी स्तर में हम लोग भी जब देश में चुनाव लड़ेंगे, कोई चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ने वाले, हम लोग मुद्दों पे लड़ेंगे। आज भाजपा को मुद्दों पे आना पड़ा। छत्तीसगढ़ चुनाव रहा तो उनको गैस की सिलेंडर की बात करनी पड़ी, छत्तीसगढ़ में आए तो धान खरीदी की बात करनी पड़ी। यहाँ पे जो वो ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे वो ध्रुवीकरण, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो मोदी की गारंटी काम आई। महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों को बोनस, इन मुद्दों पे जो है जनता सीधे बीजेपी की ओर चली गई। आप लोगों से कहाँ चूक रह गई? कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोकसभा चुनाव में जो आपके पास 2 सीटें हैं वो भी चली जाए।
बिल्कुल, मुद्दों में उनको पूरा करना पड़ेगा। जो आज 12,000 है उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, वो मुद्दे पूरे, उनको पूरे वादे पूरे करने पड़ेंगे। वो कान पकड़ के पूरी क्या लगता है कांग्रेस को अब छत्तीसगढ़ में इसके अलावा अन्य राज्यों में भी अब चिंतन की जरूरत है? चिंतन करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस अब मंथन कर रही है और नए फैसले ले रही है। युवा शक्तियां आगे आ रही हैं और अब जैसे जैसे युवा शक्तियां आगे आएंगी इसका प्रभाव आपको पूरे देश में दिखेगा और छत्तीसगढ़ में यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष जो है चरणदास महंत को बना दिया गया, वो कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री है, चुनाव हारे भी, तो कहाँ युवाओं की बात हो रही है? देखिए, पर दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो युवा हैं। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बहुत गंभीर नेता हैं, समझदार नेता हैं और सदन की उनको सारी परिपाटी मालूम है। उनको मालूम है बैज भी आपके चुनाव हार गए, क्या लगता है वो खुद चुनाव हार गए तो जनता में क्या संदेश गया आखिर? देखिए, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। चुनाव हारना मतलब ये नहीं होता कि राजनीति का सूर्य अस्त हो गया है। उसके बाद सूर्योदय दोबारा होता है और उसके बाद इतने अच्छे और ऐसी रोशनी आती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोग उस रोशनी में क्या लगता है कि जिस पार्टी के समर्थक हैं और अपनी अपनी पार्टी के लिए दावे जोरदार तरीके से कर रहे हैं। जहां पर इस चर्चा को रोका था, हमने गेस्ट के पास चलते हैं एक बार फिर से लेकर। के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता 2-3 बात कह रही थी किसानों की जो धान खरीदी। मैंने पहले ही आपको बताया 18 लाख मकान की स्वीकृति पहली बैठक में कर दी गई है। इसके अनुपूरक बजट में वो बजट की प्रावधान ले आए गए हैं, अनुपूरक बजट में डाले गए हैं। 3100 रुपया की धान खरीदी का भी 4000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। 2 साल के धान के बोनस और 21 क्विंटल धान खरीदना है जो हमने वादा किया था, उसको भी अनुपूरक बजट में अभी हमने पारित करने जा रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जितने वादे इसके साथ जो मतारी बंधन है सारा है। मैं एक बात आपकी जो विषय था जो मैं उस समय एक लाइन कहना चाहता था वो केवल क्लियर करती। आपने कहा कि केवल 4% का ही आपका बढ़त है, 4% जगह। रोमाना जी, ये छोटे राज्य हैं, 90 विधानसभा की सीट है मात्र इसमें। 90 इसमें छोटे राज्यों में 1.5% 2% का जो टर्न होता है ना, वही 8 से 10 सीट का जो है डिफरेंस देता है। तो ये छोटे राज्यों में, इसी वजह से मैं कह रही हूँ वो जो छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ और वहाँ लोकसभा की भी 11 सीटें और वहाँ अगर वोट शेयर का अंतर, ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये कह रहा है 18% रहेगा। वही मैं रेखांकित कर रही थी सर कि अगर 18% रहता है वोट शेयर का फर्क कांग्रेस और बीजेपी के बीच, इसीलिए तो हम यहाँ बैठकर जितने पत्रकार बंधु हैं सब यही कह रहे थे कि साहब ये तो सुपड़ा साफ कांग्रेस का होता हुआ नजर आ रहा है। और एक और राज्य जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रह सकता है, इसी पर बात कर रहे थे शुक्ला जी हम। और सवाल यहां पर यह है कि वो चेहरा एक बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा, और दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, दूर दूर तक कोई चेहरा नहीं है। ये वो भी फासला बढ़ा रहा है। रोमाना जी, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेहरा भी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के पास और मुद्दे भी मजबूत हैं। छत्तीसगढ़ में 2 मुद्दे प्रभावी रहेंगे, राशनवाद और राष्ट्रवाद। राशनवाद और राष्ट्रवाद, क्योंकि आप याद करिए कि रमन सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो राशनवाद पे वो 15 साल तक वहाँ पे शासन किए। चावल, ठीक है, पीडीएस योजना वहाँ की पूरे देश में लागू हुई और फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद उनकी तरफ से मुफ्त राशन योजना जो लागू की गई वो अब 28 तक मिलने वाली है। तो राष्ट्रवाद और राशनवाद के साथ यदि बेहतरीन चेहरा यानी विश्वसनीय चेहरा यदि किसी पार्टी के पास है तो उसके लिए जो पहले से ही 10 सीटें लेके जीतती आ रही है, 11वां सीट जीतना भी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए जो आपका ये पूरा आंकड़ा दिख रहा है वो बता रहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार हो सकता है कि कांग्रेस की स्थितियां वही हों जो 2014 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की थी। ठीक है, आइए अभय जी। नहीं, जो शुक्ला जी कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। पिछली बार कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो मतदाताओं को अपनी ओर नहीं खींच पाई। लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ध्यान में रख के वोट दिया। लोग भाजपा की सरकार चाहते थे और बिल्कुल पूरी तरीके से पासा पलट गया। अब इस बार तो भाजपा ने एक अच्छी जीत दर्ज कर ली है। और देखिए, अगर आप राजस्थान और मध्य प्रदेश को देखें तो वहाँ भाजपा को इतने आदिवासी वोट नहीं मिले हैं जितने आदिवासी वोट छत्तीसगढ़ में मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऊपर आदिवासी वोटों में भाजपा की काफ़ी बढ़त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहाँ पे मुख्यमंत्री भी आदिवासी दिया है। ये चीज़ विजय भाई कह चुके हैं, मैं इसको दोबारा इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसको रेखांकित किया सके। अब जब लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा को आदिवासी इलाकों में बहुत अधिक फायदा मिलेगा। जो आपने आंकड़े दिखाए हैं वो आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा ही नज़ारा रहेगा।
ठीक है विजय जी। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो अभी जिस तरह की बड़ी जीत हुई, आदिवासी वोट उसके साथ आए, बिना मोदी को मुख्यमंत्री बनाए वो वोटर ने उनका साथ दिया। तो जब मोदी का चुनाव है तो वो जाहिर है उसमें कोई कमी नहीं होती। मुझे लग रहा है ये 11 सीटों तक पहुंच सकते हैं, 10-11 जो भी होगा, लेकिन ये विनिंग मार्जिन भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा। और पिछली बार 2019 में जो 224 सीटें थी जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा का मार्जिन था, विनिंग मार्जिन, उसमें भी छत्तीसगढ़ मदद करेगा कि वहाँ पर जो रिकॉर्ड वाला जो है कि भाई 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने वाली सीटें वो भारतीय जनता पार्टी की। और दूसरा, अभी चुनाव खत्म हुए हैं दिसंबर में और नई सरकार बनी है और मार्च में नोटिफिकेशन हो जाएगा, अप्रैल में चुनाव होंगे। तो इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी की संभावना तो नहीं दिखाई देती है कि अभी कोई अचानक लोग नाराज हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री नई सरकार से, तो वो भी संभावना नहीं दिखती। और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो पूरा मसला है, और अभी 2 दिन की आज अभी बैठक खत्म हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जहां वो कह रहे हैं कि अपना 10% वोट शेयर बढ़ाना है, तो वो उस पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इस पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई मुश्किल छत्तीसगढ़ में नहीं लगती। कांग्रेस को या तो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी में, प्लान में बदलना पड़ेगा। और ये वो राज्य है जहां पर प्रियंका गांधी जी और भूपेश बघेल साहब की बड़ी जोड़ी थी जिसने पिछली बार जीत दिलाई थी। तो प्रियंका गांधी जी आकर किस तरह से इस लड़ाई को लड़ती हैं, उससे शायद कांग्रेस जो बचाना चाहती हो या जो हासिल कर सकती हो उसमें कुछ मदद मिले उन्हें। बिल्कुल, लेकिन चेहरों के लेकर तो बात करना ही नहीं चाह रही है ना कांग्रेस पार्टी। और ऐसे में अच्छा आपने हिंदुत्व का यहाँ पर जिक्र कर दिया। सुजाता जी के पास एक बार फिर से इस चर्चा को लेकर चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ बघेल मॉडल और उसमें सॉफ्ट हिंदुत्व वो माना जा रहा था कि एक ट्रम्प कार्ड कांग्रेस के लिए होगा, लेकिन ना वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मुद्दा चला आपका। इसके अलावा यहाँ पर जो मेहमान एक हमारे बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब राशन और राष्ट्र, मतलब राशनवाद और राष्ट्रवाद, ये 2 एडेड एडवांटेज बीजेपी के पास जाते हुए। और अभी जो विजय जी ने गिनाया कि साहब क्योंकि अभी इतनी जीत लेकर बीजेपी सत्ता में आई है तो एंटी इनकम्बेंसी एकदम से जो आप उम्मीद कर रही हैं वो थोप नहीं पाएंगे। तो फिर आपने ये बात बिल्कुल सही कही, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि मोमेंटम इस वक्त बढ़ा हुआ है। लेकिन गारंटीज की जब आप बात करते हैं तो जैसे राजस्थान में एक गारंटी जो है वो बह गई, 450 रुपए का सिलेंडर, वो मध्य प्रदेश में हुआ। उसी तरह से 3100 रुपए की जो धान खरीद की बात हुई है वो इनको मजबूरी में आकर ये वादा करना पड़ा, क्योंकि आपको याद करा दूं कि जब भूपेश बघेल की सरकार ने कहा था कि वो बड़े दामों पर खरीदेगी धान, तो कहा गया था केंद्र के द्वारा कि एफसीआई नहीं खरीदेगी अगर एमएसपी से ज्यादा किया। इसीलिए मैं कह रही हूं कि कुछ ही समय में ये स्थितियां साफ हो जाएंगी। दूसरी बात, मैं के शर्मा जी की बात कर लेती हूँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, वोट मार्जिन जो है वो कम होते हैं छोटे राज्यों में, इसीलिए तो आप तो 15 पे पहुंच गए थे विधानसभा चुनाव में, हम तो फिर भी 35 पर हैं। तो इसलिए अगर हम लोगों के मूड को आज आंकते हैं तो वो मोमेंटम है। लेकिन तीसरी बात, राशन की अगर बात करते हैं तो वो भी तो कहा गया है ना कि 28 तक दिया जाएगा क्योंकि चुनाव है। तो ये रेवड़ी जो है आप अगर दे रहे हैं इस वक्त, तो निश्चित तौर पर ये चुनावों के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये पूरी चीज को साथ में लेकर देखने की जरूरत होगी। और अभी मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, 1 महीने 1.5 महीने का समय अवश्य लगेगा मोमेंटम को टूटने में। चलिए, तो अभी आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल जमीन पर यही स्थिति है जो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे दिखा रहा है। चुनाव 2024 लोकसभा और ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि साहब 18% वोट शेयर में फासला कांग्रेस और बीजेपी के बीच। इस बीच जो बड़ी बैठक चल रही थी दिल्ली में बीजेपी की चुनाव के मंथन को लेकर, वो बीजेपी की मीटिंग खत्म हो गई है और उसके भीतर से खबर ये आ रही है नए वोटर्स को जोड़ने का अभियान बीजेपी चलाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, महिला, गरीब, किसान, युवा पर बीजेपी का पूरा फोकस रहने वाला है। और महिला, गरीब, किसान, युवा मतलब ये वो 4 जातियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गिनाई गई थी। युवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। 10% वोट जोड़ने का प्लान बीजेपी लेकर चल रही है। 10% वोट अपने बढ़ाकर बीजेपी चाहती है 2024 में बड़ी जीत दर्ज की जाए। और कहीं ना कहीं ये जो टारगेट 10% वोट शेयर जोड़ने का, इसके जरिए कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन और बाकी दलों के एकजुट होने वाली चुनौती को पार पाने की रणनीति बीजेपी यहां पर बनाती हुई नजर आ रही है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर पहला ओपिनियन पोल लगातार जारी है। राज्यों के हिसाब से एक के बाद एक आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। अभी तक 3 राज्यों का आंकड़ा हम आपके सामने रख चुके हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में, उसी पर
हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अभय जी आना चाह रहे हैं इस चर्चा में अभी सर। कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी जी, वो उत्साह में कह रही थी, उनका दावा यह है कि वो लोकसभा चुनाव में अच्छी टक्कर देगी उनकी पार्टी। अच्छी बात है, हम सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव में अच्छी टक्कर हो दोनों तरफ। लेकिन आप विधानसभा चुनाव के जरा देखिए, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में भूपेश बघेल ने आला कमान को पूरी तरीके से अंधेरे में रखा। ये एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसके नेतृत्व ने आला कमान को वहां की सही खबर ही नहीं लगने दी। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, आला कमान पूरी तरह यकीन किए बैठा हुआ था कि वहां पे हम आसानी के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है आला कमान और क्षेत्रीय नेतृत्व के संबंध की, ये जो स्थिति है ये बताती है कि काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हैं। उन चीज़ों को सुधारना कोई आसान नहीं होगा। आप लेकिन जिस बात का जिक्र करें, शुक्ला जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि राजस्थान के मुकाबले यहाँ छत्तीसगढ़ में ज्यादा विधायकों के टिकट कटे। विधायकों के टिकट कटने के साथ साथ आप देखिए कि अभय जी जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं कि केंद्रीय नेतृत्व को पता ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। और केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो ईडी के छापे डाले जा रहे हैं वो कहीं भी प्रभावी नहीं होगा। ये बताया ही नहीं गया कि मतदाता नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है और भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रभावी तरीके से अंदर ही अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। तो अभय जी का आकलन बिल्कुल सही है और हमें लगता है कि वही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक विश्वास दिया गया कि पिछले कार्यकाल और अब के कार्यकाल को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास के चलते मतदाता उसके साथ गए। ठीक है, मैं रायपुर लेकर चल रही हूँ दर्शकों को, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड के लिए के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए जल्दी से शर्मा जी। देखिए, मैं अभय जी की बात का ही आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ। देखिए, छोटे राज्य है छत्तीसगढ़, इसलिए वहाँ के समाचारों को दिल्ली में जगह नहीं मिलती रोमाना जी। वास्तव में जो भूपेश बघेल की सरकार थी वो सिर्फ विज्ञापन की सरकार थी। आप ये सोच नहीं सकते कि बस्तर के अंदर जिस ढंग से धर्मांतरण हो रहा था और जनता, ट्राइबल जनता इतनी परेशान थी। आप सोच सकते हैं, कवर्धा पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगा कवर्धा में 5 दिनों तक चला और उसमें भी किस लोगों को, अपराधियों को ही संरक्षण दिया सरकार ने। एक उदाहरण और देता हूं, 300 से 400 बच्चे एसटी बच्चे जो है नग्न होके और दिल्ली वहां रायपुर में सचिवालय तक 1.5 किलोमीटर तक कोई भी प्रायोजित प्रदर्शन हो, कोई पूरे नग्न होकर प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन ये बच्चे स्वयं जो है स्फूर्त दौड़े नग्न होके। भूपेश सरकार ने उन्हें लाठियों से मारा, उनको जेल में डलवाया, उनके ऊपर केस लगे हुए हैं अभी भी। आप सोच सकते हैं क्या वहाँ बेरोजगारी की हालत रही होगी। और ये जो नाकामियां, त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। जेपी त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजधानी रायपुर से, उन्हीं से जानते हैं इतनी नाकामियां यहाँ पर जो गिनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, सब चस्पा हो गई है कांग्रेस पर। बिल्कुल सही। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में लगातार प्रदर्शन होते रहे, दंगे होते रहे, उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। तमाम जो चीज़ें थी वो ऊपर नहीं बताई गई, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। और यहाँ जो बीजेपी थी वो जातीय समीकरण सेट करने में लगी हुई थी और उसके बाद ही जो है जब बीजेपी सत्ता में आई, इसीलिए उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। ये बताइए कि आप लोग जो है जातिगत समीकरण सेट करने में लगे हुए थे, कांग्रेस उधर जो है हार गई। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने ओबीसी डिप्टी सीएम बनाया, सामान्य डिप्टी सीएम बनाया और आदिवासी सीएम बनाया, उसका फायदा जो है लोकसभा में भी देखने को मिल जाएगा? जो वर्ग थे जिनकी बहुप्रतीक्षित मांग थी, उस वर्ग के विश्वास को जीता है और उनको उनके साथ में न्याय किया है। यही मोदी जी की पहली गारंटी थी। दूसरा, आपने जो महत्वपूर्ण बात किया कि जातिवाद की राजनीति ये कर रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, गुंडागर्दी ये कर रहे थे, जमीन में कब्जा कर रहे थे, पदों को बेच रहे थे, प्रदेश को बेच रहे थे, इसी कारण ये बाहर हुए हैं। और निश्चित तौर पे पिछले 10 साल में केंद्र की सरकार ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के वासियों को काफ़ी कुछ रियायत दिया है। 18% का जो है वोट बैंक में बढ़त मिल रही है बीजेपी को। क्या लगता है, आप सरगुजा से लेकर बस्तर तक गए हैं, बड़े करीब से राजनीति को देखा है, क्या लगता है कि फायदा जो है लोकसभा में मिलेगा बीजेपी को कि फिर कांग्रेस जो है 1-2 सीटें मिल जाएंगी? नहीं, कांग्रेस के पास संभावनाएं बची नहीं है इस प्रदेश में लोकसभा को लेके, पहले भी नहीं बची थी। सरकार आने के बाद पिछली बार जो लोकसभा की सीटें आई थी वो व्यक्तिगत तौर पर उनका मैनेजमेंट था, वो पार्टी का मैनेजमेंट नहीं था। कावासी लखमा का मैनेजमेंट था बस्तर में और चरणदास महंत का मैनेजमेंट था उस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि और ऐसी घटनाएं तीनों राज्यों में हो जाना, तीनों राज्यों में बहुमत मिल जाना
आपका साफ हो जाना और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि आप इस प्रदेश में वापस आ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके से सत्ता का झरण होना ये चिंतनीय भी है और मुझे लगता है कि भाजपा की बढ़त बनी रहेगी। मतलब 5 साल में जो है कांग्रेस को जो उसके कार्यकर्ता बता रहे थे, पदाधिकारी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पीएससी में घोटाले हो रहे हैं, युवा नाराज हैं, खुद कार्यकर्ता नाराज हैं, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ा और लोकसभा में भी उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी देखिए, मैं एक नई बात आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने इस प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया कि छत्तीसगढ़ पूरा सिर्फ गाँव में बसता है, सिर्फ गाँव में बसता और गाँव से ही वोट आते हैं, जबकि गांव और शहर दोनों समानांतर रूप से सक्रिय रूप से राजनीतिक परिपक्वता के साथ, परिपाटी के साथ उसमें प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर चीज़ें घट रही थी वो भूपेश बघेल और कांग्रेस के द्वारा जो स्थापित नॉर्म्स थे उसके अगेंस्ट जा रही थी और उन पर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कोई भी करेक्शन नहीं कर रहा था, कोई भी उपचारार्थ तरीके से उनको नहीं दिखाया जा रहा। गांव पे फोकस की बात हो रही थी, लेकिन ये बताइए कि भूपेश बघेल लगातार कह रहे थे कि किसानों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन इस बार किसान महिलाएं सब बीजेपी में चली गई। देखिए, महिलाओं की आपने बात की, मैं सबसे पहले महिलाओं की आपसे बात कर लेता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश का अगर रिकॉर्ड या फैक्ट आप उठाकर देखेंगे तो पुरुष वोटों से ज्यादा वोट लगातार ये आवाजें आप सुन रहे हैं, ये नजरिया आपके सामने है और ऐसे में जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है वो भी आपके सामने है और यहां से ऐसा लग रहा है कि कम से कम छत्तीसगढ़ में तो वापसी करना कांग्रेस के लिए 24 लोकसभा चुनाव में मुश्किल, क्योंकि वोट परसेंटेज के लिहाज से बीजेपी बड़ी बढ़त कांग्रेस पर बनाती हुई नजर आ रही है।